1000 टन की लोहे की दीवारों के पीछे सैकड़ों फीट गहरे समंदर में 118 नौसैनिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बाहर दुनिया शांत थी, लेकिन अंदर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। ये कहानी है रूस की सबसे ताकतवर और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली पनडुब्बी कुर्स्क की। एक ऐसी मशीन जिसे दुश्मन भी नहीं डुबो सका, लेकिन अंदर की एक छोटी सी चिंगारी ने उसे समंदर की कब्र में बदल दिया। सन 2000 की गर्मियों में जब रूस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आखिर कैसे एक अजेय समझी जाने वाली पनडुब्बी जो परमाणु मिसाइलें लेकर चलती थी, अचानक पानी के नीचे फंस गई। और जब अंदर फंसे जवान मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, तब बाहर सरकार चुप क्यों थी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल था 1984। सोवियत संघ का पतन हो चुका था, लेकिन रूस की नौसेना ने एक नई उम्मीद को पानी में उतारा। कुर्स्क नाम की एक विशालकाय पनडुब्बी। इसका नाम था K141 कुर्स्क, जो दूसरे विश्व युद्ध के एक ऐतिहासिक युद्ध कुर्स्क की लड़ाई के सम्मान में रखा गया था। इसकी लंबाई 154 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और वजन करीब 24,000 टन था, और ये साइज में 2 जंबो जेट्स के बराबर थी। इसे ऑस्कर 2 श्रेणी की न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बी कहा जाता था। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर थे जो इसे 50,000 हॉर्स पावर की ताकत देते थे। ये एक किलर सबमरीन थी जिसे अमेरिकी एयरक्राफ्ट वॉर कैरियर और बड़े युद्धपोतों को डुबोने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके पास थे 24 P-700 ग्रेनेड मिसाइलें थीं जो 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को खत्म कर सकती थीं। इसके अलावा इसमें 28 टॉर्पीडो भी थे। टॉर्पीडो पानी में चलने वाली मिसाइल को कहा जाता है। इसकी संरचना इतनी मजबूत थी कि कहा जाता था ये एक टॉर्पीडो के साथ सीधी टक्कर को भी झेल सकती है। इसके डबल हुल डिजाइन में एक बाहरी स्टील प्लेट और उसके नीचे एक बेहद मजबूत अंदरूनी संरचना थी। इसके निचले हिस्से में 9 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स थे, यानी अगर एक हिस्से में पानी घुस भी जाए तो बाकी हिस्से सुरक्षित रहेंगे। रूस के लिए यह पनडुब्बी सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सैन्य ताकत का प्रतीक थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कुछ ही महीने पहले सत्ता में आए थे, इस पनडुब्बी के जरिए दुनिया को दिखाना चाहते थे कि रूस अब भी एक सुपर पावर है। अगस्त 2000 में रूस की नौसेना ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका नाम था समर एक्स। ये अभ्यास बेरेंट सी में किया जा रहा था, जो नॉर्वे के तट के पास स्थित है। इसमें 30 से ज्यादा जहाज, 4 पनडुब्बियां और कई छोटे जहाज शामिल थे, और इसमें सबसे बड़ा आकर्षण थी कुर्स्क। इस अभ्यास में कुर्स्क को एक नकली युद्ध मिशन करना था। इसे एक रूसी युद्धपोत प्योत्र वेलिकी पर नकली टॉर्पीडो से हमला करना था। ये एक सामान्य ट्रेनिंग ऑपरेशन था, लेकिन इसमें असली हथियार भी लोड थे, क्योंकि कुर्स्क को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखने की नीति थी। 12 अगस्त की सुबह कप्तान गेनाडी ल्याचिन ने मुख्यालय से अनुमति मांगी कि वह 2 डमी टॉर्पीडो दागने की अनुमति चाहते हैं। हेडक्वार्टर ने 8:51 पर यह अनुमति दे दी। 11:30 बजे कुर्स्क के टॉर्पीडो विभाग में एक डमी टॉर्पीडो लोड किया जा रहा था। यह था टाइप 65 किट टॉर्पीडो, जो करीब 35 फीट लंबा और 5 टन भारी था। भले ही यह डमी था, मतलब इसमें ज्यादा घातक बारूद नहीं होता, लेकिन इसके अंदर असली ईंधन था। इस टॉर्पीडो में इस्तेमाल हुआ था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो कि एक बेहद अनस्टेबल रसायन माना जाता है। ये ईंधन के साथ मिलकर विस्फोटक ताकत देता है, लेकिन अगर ये किसी धातु जैसे तांबे या ब्रॉन्ज से संपर्क में आ जाए तो यह अपने आप जल सकता है। इसीलिए ऐसी टॉर्पीडो को बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है, और उस दिन यही हुआ। कुर्स्क के टॉर्पीडो रूम में एक टॉर्पीडो टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि टॉर्पीडो के अंदर एक वेल्डिंग में खराबी थी, जिससे पेरोक्साइड लीक हो रहा था, जिसे उस समय किसी ने नोटिस नहीं किया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने टॉर्पीडो के आसपास की धातु से प्रतिक्रिया करना शुरू किया और तेजी से गर्मी बढ़ने लगी। टॉर्पीडो के अंदर दबाव बढ़ता गया, तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, और तभी एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके ने टॉर्पीडो रूम में मौजूद 7 नाविकों को तुरंत मार डाला। वहां मौजूद बाकी लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।
पनडुब्बी का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन बाकी जहाज अभी भी फुली ऑपरेशनल था। इस धमाके से उस हिस्से में आग लग गई थी। कुर्स्क के बाकी क्रू को लगा कि शायद आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब आग ने टॉर्पीडो रूम में रखे बाकी के असली टॉर्पीडोज को भी चिंगारी दे दी। करीब 2 मिनट बाद दूसरा भयानक धमाका हुआ। ये था 3 से 7 टन TNT के बराबर। दूसरे विस्फोट ने कुर्स्क की नाक उड़ा दी। ये धमाका इतना तेज था कि नॉर्वे के रिएक्टर स्केल पर 4.2 का भूकंप महसूस किया गया। पहले 4 कंपार्टमेंट एक झटके में तबाह हो गए और इनमें पानी भर गया। इतना ज्यादा दबाव था कि अगर कोई जिंदा भी था तो वो कुछ ही सेकंड में पानी की ताकत से कुचला गया। कुर्स्क के सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक अभी भी कुछ हद तक सही थे। यहीं पर कुछ क्रू मेंबर्स, करीब 23 जवान भागकर पहुंचे। इसके बाद कुर्स्क नीचे की तरफ झुककर पानी में डूबने लगी। प्योटर वेलिकी और अन्य जहाज उस वक्त सागर में ही थे। जब पहला धमाका हुआ तो उनके हाइड्रोसोनार ऑपरेटर को अजीब सी आवाज सुनाई दी। फिर कुछ मिनटों बाद एक और तेज धमाका हुआ जिसने उनके जहाज तक को हिला दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुर्स्क के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उसने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा। रेडियो चुप था और सबसे अजीब बात थी कि उन्होंने इमरजेंसी रेस्क्यू बॉय से भी कोई सिग्नल नहीं दिया। रेस्क्यू बॉय दरअसल एक हवा से भरा हुआ सिलेंडर सा होता है जो इमरजेंसी में बाहर छोड़ दिया जाता है, जो हवा के दबाव से ऊपर सतह पर आ जाता है ताकि रेस्क्यूअर्स को उनकी लोकेशन और इमरजेंसी का पता लग सके। शाम 1:30 बजे जब अभ्यास खत्म हुआ और कुर्स्क का कोई जवाब नहीं आया, तब कमांडर को शक हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुर्स्क पहले ही 354 फीट गहराई में समंदर की मिट्टी में ढंसी हुई थी। जब एक विशालकाय पनडुब्बी अभ्यास के बाद भी नजर न आए तो किसी का भी दिल बैठ सकता है, लेकिन रूस की नौसेना को हर पल पर भरोसा था कि सब ठीक है। कुर्स्क के लापता होने के बाद भी कई घंटे तक इसे सामान्य माना गया, जब तक बात पूरी तरह हाथ से नहीं निकल गई। 12 अगस्त की शाम होते होते रूसी नौसेना को अंदाजा हो चुका था कि कुर्स्क के साथ कुछ तो गड़बड़ है। 5:30 बजे सर्च एंड रेस्क्यू टीम को तैयार रहने का आदेश दिया गया। कई जहाजों और विमानों को खोज के लिए भेजा गया। 13 अगस्त की सुबह 4:50 पर युद्धपोत प्योटर वेलिकी ने समंदर की तलहटी में कुछ असामान्य चीजें पाईं। 108 मीटर गहराई पर एक विशालकाय स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। वो थी कुर्स्क। पनडुब्बी 25 डिग्री के कोण पर एक तरफ झुकी हुई थी और उसका अगला हिस्सा मिट्टी में ढंसा था। रूसी रेस्क्यू शिप मिखाइल रुडनित्स्की घटनास्थल पर पहुंचा और अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल से कुर्स्क को देखने की कोशिश की। जैसे ही कैमरे से पहली बार कुर्स्क की नाक और प्रोपेलर दिखाई दिए, सब समझ गए कि हादसा बहुत बड़ा है। लेकिन अब असली चुनौती थी कि कहीं कोई उसके अंदर जिंदा तो नहीं, और अगर कोई जिंदा है तो क्या उसे बचाया जा सकता है। अभी भी रूस की सरकार इस हादसे को छिपा रही थी। उसी दिन नौसेना कमांडर एडमिरल पोपोव ने प्रेस को बताया कि कुर्स्क में छोटी तकनीकी दिक्कत है और सब कुछ नियंत्रण में है। 14 अगस्त को यह झूठ और बड़ा हो गया। यह दावा किया गया कि कुर्स्क से संपर्क बना हुआ है, उसे बिजली और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और सभी नाविक सुरक्षित हैं। लेकिन हकीकत यह थी, ना तो कोई संपर्क हुआ था, ना ही कोई बचाव। जहाज की हालत इतनी खराब थी कि रूसी रेस्क्यू व्हीकल कई बार कोशिश करने के बावजूद कुर्स्क के रेस्क्यू हैच तक पहुंच ही नहीं पाया। ब्रिटेन, नॉर्वे, अमेरिका की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मदद की पेशकश की, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाहरी देश को उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता चले। जब हालात बिल्कुल बिगड़ गए, तब 17 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन ने विदेशी मदद को मंजूरी दी। 2 दिन बाद नॉर्वे और ब्रिटेन के रेस्क्यू शिप्स मौके पर पहुंचे। नॉर्वेजियन गोताखोरों को शुरुआत में कुर्स्क को छूने तक की इजाजत नहीं दी गई। रूस को डर था कि विदेशी लोग उनकी पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी को चुरा लेंगे। घंटों बहस के बाद एक समझौता हुआ कि नॉर्वे के गोताखोर बाहर से हैच काट सकते थे, लेकिन अंदर केवल रूसी गोताखोर ही जाएंगे। 21 अगस्त को नॉर्वेजियन गोताखोरों ने 8वें कंपार्टमेंट को काटा और रूसी डाइवर्स ने 9वें कंपार्टमेंट में प्रवेश किया। वहां एक ऐसा नजारा था जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। वो 23 नाविक जो पहले धमाके में नहीं मरे थे,
यहां जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक थे कैप्टन लेफ्टिनेंट दिमित्री कोलेस्निकोव। उनकी जेब में एक नोट मिला जिसे अंधेरे में कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। समय है 1:15। कंपार्टमेंट 6, 7 और 8 के लोग अब 9 में हैं। हम कुल 23 लोग जिंदा हैं। हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यहां बहुत अंधेरा है, लेकिन मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, शायद कोई एक दिन ये पढ़े। उन्होंने आखिर में यह भी लिखा कि हिम्मत मत हारना। ये शब्द सिर्फ एक संदेश नहीं थे, बल्कि एक चीख थी, मदद की, उम्मीद की और शायद इंसानियत की। कुर्स्क में आपातकालीन ऑक्सीजन जनरेटर भी लगे थे, जिन्हें पोटेशियम सुपरऑक्साइड कार्ट्रिज से चलाया जाता था। ये कार्ट्रिज कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते थे, लेकिन इनसे जुड़ी एक बहुत बड़ी खतरे की बात थी। अगर ये पानी के संपर्क में आ जाएं, तो तेज केमिकल रिएक्शन होता है और आग लग सकती थी। अंदर बढ़ते पानी के बीच कुछ जवान इसी एक कार्ट्रिज को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे थे। गलती से वह कार्ट्रिज नीचे समुद्री पानी में जा गिरा, जिससे एक भीषण केमिकल धमाका हुआ। धुएं और आग ने आखिरी बची ऑक्सीजन को भी खा लिया। कुछ जवानों ने खुद को आग से बचाने के लिए पानी में डुबो दिया, लेकिन जब ऊपर निकले तो सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरी में उन 23 जवानों की भी मौत हो गई। 21 अगस्त को रूसी नौसेना ने ऑफिशियल घोषणा की कि कुर्स्क में सवार सभी 118 नाविक अब जीवित नहीं हैं। उसी दिन एडमिरल पोपोव ने टीवी पर आकर कहा, माफ कीजिए, मैं आपके बेटों को वापस नहीं ला सका। ये बात सुनकर परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी को 5 दिन तक अपने बेटे या भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, और अब आखिर में मिली तो वो भी इतनी मनहूस खबर। शुरुआत में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि कुर्स्क किसी नाटो पनडुब्बी से टकरा गया था। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन पर उंगली उठाई, लेकिन ये महज बहाने थे। नॉर्वे और अमेरिका के सिस्मिक डेटा ने कुछ और ही कहानी कही। 11:29 पर एक छोटा धमाका और 11:31 पर एक जबरदस्त विस्फोट। ये टॉरपीडो विस्फोट जैसा था, ना कि किसी जहाज से टक्कर। जब जांच हुई तो सच सामने आया। वो डमी टॉरपीडो जिसमें प्रोक्साइड था, उसकी वेल्डिंग में खराबी थी। इससे ईंधन लीक हो रहा था और उसी रिसाव ने कुर्स्क को तबाह कर दिया। सितंबर 2000 में जब कुर्स्क की बर्बादी की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू हुई, तो लोगों को लगा कि अब शायद किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, मगर हुआ उल्टा। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया, दुर्घटना एक तकनीकी गड़बड़ी से हुई है। रूस के प्रोसिक्यूटर जनरल व्लादिमीर उस्तिनोव ने साफ कहा, किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर सवाल यह था, वो टॉरपीडो जो सबसे पहली बार फटा था, उसका इस्तेमाल ही क्यों हुआ? जांच में सामने आया कि यह एक लगभग 10 साल पुराना टॉरपीडो था। इसकी वेल्डिंग में खराबी थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, इससे पहले इसी मॉडल के 60% टॉरपीडो तकनीकी खराबियों के कारण रिजेक्ट किए जा चुके थे। इस टॉरपीडो का हाइड्रोजन पेरोक्साइड ईंधन धीरे धीरे लीक हो रहा था। नौसेना के कुछ जूनियर अफसरों ने लीक के निशान देखे भी थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जांच में यह भी पता चला, रेस्क्यू बॉय नाम के जिस इमरजेंसी डिवाइस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो इसलिए यूज नहीं किया गया क्योंकि वो 1 साल पहले ही जानबूझकर बंद कर दिया गया था, ताकि अगर युद्ध में कभी कुर्स्क का इस्तेमाल हो तो इमरजेंसी में भी दुश्मन को पनडुब्बी की लोकेशन का पता ना चले। इस हादसे की जड़ में सिर्फ एक टॉरपीडो नहीं, बल्कि सालों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और सिस्टम की असफलता थी। जब हादसा हुआ, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने सिर्फ 4 महीने हुए थे, लेकिन इस हादसे के दौरान उनका रवैया सवालों के घेरे में आ गया। वो छुट्टियों पर थे और हादसे के बाद पूरे 5 दिन तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने प्रेस से बात की, तब भी उन्होंने नौसेना की तारीफ की और हादसे को छोटी तकनीकी दिक्कत कहा। 22 अगस्त को, यानी हादसे के 10 दिन बाद, उन्होंने नौसेना अड्डे पर मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। उस दिन का माहौल शायद कोई भूल नहीं सकता। लोग चिल्ला रहे थे, क्या आपको लगता है हमारे बेटे अब भी जिंदा हैं? आपने हमारे बच्चों की हत्या क्यों की? हमें कब मिलेंगे हमारे बच्चों के शव? पुतिन ने सफाई दी कि उन्होंने 16 तारीख को विदेशी मदद स्वीकार कर ली थी, लेकिन लोगों ने जवाब दिया, झूठ। मीडिया ने हमें बताया कि मदद 14 तारीख को ऑफर की गई थी।
एक महिला जो अपने बेटे की मौत से टूटी हुई थी जोर से चिल्लाई, तुम सब मर क्यों नहीं जाते? हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी चीखें सबके दिल को चीर रही थीं, लेकिन तभी एक नर्स ने पीछे से आकर उसे इंजेक्शन दे दिया और वो चुप हो गई। उसे जैसे जबरदस्ती चुप करा दिया गया हो। ये पूरी घटना एक कैमरे में रिकॉर्ड हुई, लेकिन रूस के टीवी चैनलों पर कभी नहीं दिखाई गई। पत्रकार आंद्रेई कोलेसनिकोव ने कहा, उस कमरे में दर्द, गुस्सा और नफरत की इतनी ज्यादा थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो राष्ट्रपति को मार ही डालेंगे। 2002 में सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आई और इसने सारी बहस खत्म कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कुर्स्क खुद अपने ही टॉर्पीडो से तबाह हुआ था। टॉर्पीडो के अंदर मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीक हुआ, उसने आग पकड़ ली और फिर हुआ पहला धमाका। इस आग ने पास में रखे 5 से 7 जिंदा टॉर्पीडो को भी उड़ा दिया और वही बना दूसरा घातक धमाका। कुर्स्क का अगला हिस्सा उड़ गया और सैकड़ों टन पानी कुछ ही पलों में जहाज के अंदर घुस गया। अगर टॉर्पीडो सेक्शन के वेंटिलेशन वाल्व बंद होते तो आग दूसरे कंपार्टमेंट्स तक नहीं फैलती, लेकिन वो वाल्व खुले थे। अगर इमरजेंसी बॉय चालू होता तो जहाज की लोकेशन तुरंत मिल जाती, लेकिन वो भी 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। अगर कोई अधिकारी टॉर्पीडो लीक की शिकायत पर ध्यान देता तो शायद 118 लोग आज जिंदा होते। 118 सैनिक मरे, 23 जवान तड़पते रहे, जनता रोती रही, पर किसी को सजा नहीं मिली। ना ही किसी को नौकरी से निकाला गया, ना ही किसी अधिकारी पर केस चला। रूस सरकार ने परिवारों को वादा किया कि उन्हें 10 साल की सैलरी, एक मुफ्त घर और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी, लेकिन उन्हें केवल $35,000 ही दिए गए। साल 2001 में एक डच कंपनी मेमोइट ने कुर्स्क के मलबे को समंदर से बाहर निकाला। उस जहाज में अब भी बचे हुए सैनिकों के शव थे। अंदर बिखरी पड़ी राख, जले हुए फर्नीचर, आधे लिखे नोट्स और एक चुप्पी। कुर्स्क सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं थी, वो रूस की सैन्य ताकत का प्रतीक थी। लेकिन उस दिन समंदर की तलहटी में सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, डूब गया था एक देश का भरोसा, व्यवस्था का सच और 118 परिवारों का भविष्य। कभी कभी इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश के चेहरे पर एक परमानेंट दाग छोड़ जाती हैं। कुर्स्क हादसा भी ऐसा ही था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही असली घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नकाब पोश और आप देख रहे हैं वो कहानियां जो कभी नहीं भूली जा सकती।